चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हमने जो है लोलु वह पोप वह की सिद्धि कर दिया था हमने। अब जो है मरी मृजह की सिद्धि करेंगे। मरी मृजह का अर्थ है बार बार शुद्ध करने वाला। मृजूष शुद्ध धातु है। क्या है जी? मृजूष शुद्ध। मृजूष 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 मृ जौ में दीर्घिकार जू और मूर्धन्य श हलंत। मृजूष शुद्ध। ये धातु पहले बार आया कि पीछे भी आया था? पहली बार आया। पहली बार आया। पहली बार आया। अच्छा चलिए, तो मृजूष मृजूष शुद्धौ। मृ मौ में ह्रस्व रीकार जौ दीर्घ उकार और मूर्धन्य श हलंत। तो मृजूष इसका अर्थ है शुद्ध। शुद्ध शुद्ध अर्थ में मृजूष धातु का प्रयोग होता है। मृजूष धातु जो है शुद्ध अर्थ में होता है। तो ये अदादि गण की धातु है। किसकी है जी? अदादि गण की धातु है। किस गण की है? अदादि गण की धातु है। और धातु जो है वह उदात्त है। धातु क्या है? उदात्त है अर्थात सेट है। और उदात्तित है, उदात्त की संज्ञा है। इसलिए कौन सा पद हो गया उदात्तित होने के कारण? कौन बोल सकता है? परस्मै पद। परस्मै पद हुआ ना। मई पद। वेरी नाइस। उदात्तित होने के कारण परस्मै पद। अच्छा, आजकल वो जुड़ नहीं रही है। क्यों नहीं जुड़ रही है? आपने कौन आचार्य जी? हाँ जी। कौन? वसुधा चावली जी। हाँ पता नहीं, मैं ईमेल करता हूँ। उनको ईमेल करके पूछिए कि क्या कोई परेशानी है क्या, कि तबीयत ठीक है या नहीं है, क्योंकि वो डेली जुड़ती थी। मन क्या परेशानी कुछ तो नहीं है या पता नहीं, पूछिएगा। बोल रहे थे आचार्य जी पूछ रहे थे। तो मरी मृजा का क्या होता है? बार बार शुद्ध करना।
मरी मृजः का अर्थ है बार बार शुद्ध करने वाला। और हमें लगा कि मृजो शुद्ध हो तो हमने मार्ष्टी की सिद्धि नहीं किया क्या? क्या है सर जी मार्ष्टी की सिद्धि? तो किए हैं तो फिर मृजुष तो पहले में बता दे तो पहले बार कैसे है? हमने मार्ष्टी की सिद्धि तो पहले की है ना? हाँ तब भूल जाते हैं आप लोग जी। मृजुष शुद्ध, मृजुष धातु है शुद्धि अर्थ में है। पीछे भी मार्ष्टी की स्थिति में बताया था। ये अदादि गण की धातु है। उदात्त है इसलिए सेठ और उदात्तित है इसलिए परस्मैपदी है। तो मृजुष इसका अनुबंध लोप करेंगे। सौ की संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। और फिर तस् लोपः दशनम लोपः, तो मृजु बन गया। और जकार जो उकार है उसकी भी उपदेश जमुनासिक से संज्ञा हो जाएगी। अनुनासिक क्या है? मुखनाश का वचन नासिका, प्रतिजनुनासिक क्या पाणिनीय इत्यादि करके तस्लोपदस्लोप कर देंगे, मृज हो जाएगा। मृज की भुवादि धातु से धातु संज्ञा है। धातु संज्ञा होने से धातु रेकाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। हलादे एकाचो धातु, यह एकाचो हलादे धातु हो पर यंग स्यात् क्रिया समभिहारे अर्थ है। क्रियाया समभिहारे अर्थ है। क्रिया के समभिहार अर्थ में पौनः पुण्य अर्थ में या भृषार्थ में यंग होता है। तो मृज यंग प्रत्यय परश्च मृज यंग। अनुबंध लोप फिर मृज या। यहाँ पर भी वही संज्ञा मन, यहाँ पर जो है सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने से संयंगों से इसको जो है सनंत और यंगंत प्रथम एकाच और द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता है। तो ये हलादी है इसलिए हलादी एकाच और द्वितीय एकाच को, तो हलादी प्रथम एकाच को द्विवचन होता है। तो क्या हो जाएगा? मृज्य मृज्य अ, वैसे हो जाएगा। पूर्वभ्यास हलादी शेषा, तो मृ हलादी शेषा मैंने मृ ही रहेगा, ज य चला जाएगा तो मृ मृज्य अ, ये हो गया मृ मृज्य अ। अब जो है मृ मृज्य अ, अच्छा ये जो है पूर्वभ्यास हलादी शेषा ये तो अंग संज्ञा के अधिकार में है ना जी। तो पहले अंग संज्ञा कीजिएगा। यस्मात् प्रत्यय विदितर प्रत्यंगम से अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में पूर्वभ्यास है और हलादी शेषा, तो मृ मृज्य अ होता है। अब फिर जो है अ को मान करके मृज की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से क्या हो गया जी? पूर्व की तो अभ्यास संज्ञा है ही, तो अंग संज्ञा होने से अंग संज्ञा है और पूर्वभ्यास से पूर्व की अभ्यास संज्ञा है, और अभ्यास संज्ञा होने से मृ मृज है ना जी। अभ्यास संज्ञा होने से उरत सूत्र लगेगा। उरत निकाल लीजिए जी, उरत सूत्र निकालिए। ये जो है उरत जो है अभ्यास प्रकरण में ही है। मिल गया क्या उरत? 7-4-66 7-4-66 है जी, निकाल लीजिए। 7-4-66 निकालिए। 7-4-66 निकाल लिए। 7-4-66 7-4-66 तो 7-4-66 में जो ऊह अत
जो है ऋकारांत है। उह जो है री का षष्ठी है उह, जैसे पितृ का बनता है पितुह ना, वैसे री का षष्ठी में क्या बनेगा उह। तो ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और अत जो है तकारांत पुंलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं उरत, उरत में उह जो है ऋकारांत पुंलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अत तकारांत पुंलिंग अत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति सभी को समझ में आ गया। अब आगे इसमें समास तो है नहीं, तो फिर अनुवृत्ति है। तो अत्र लोपोभ्यास से जो ऊपर सूत्र है ना कहीं पे, उससे अभ्यास की वृत्ति आ रही है। कितने नंबर सूत्र है अत्र लोपोभ्यास से? 58 जी। तो 7 4 58 है, 58 है। इससे उससे अभ्यास की वृत्ति आ रही है, और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है। तो हमारी स्थिति क्या है उसके आधार पर इसका अर्थ बनाइए। स्थिति है मृ मृज अ को मान करके मृ मृज की अंग संज्ञा है, मृ मृज की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से क्या हुआ, पूरा अंग है। मृ मृज ये पूरा अंग हो गया, नहीं जी। और उस अंग का अवयव है मृ। मृ और मृज ये दोनों अंग का अवयव है, परंतु अभ्यास रूप जो अंग है वह मृ है। तो इसका क्या अर्थ करेंगे जी? इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ ये होगा कि ऊ जो है अभ्यास जो है री है, वो रिवर्णांत है। वो ऊह जो है अभ्यास का विशेषण है। ऊह षष्ठी है और अभ्यास षष्ठी है। तो विशेषण होने से क्या विधि हो गई? तदंत विधि हो गई। इसलिए रिवर्णांतस्य, ऊह का मतलब हुआ रिवर्णांतस्य और अभ्यासस्य। अब जो है ये रिवर्णांत अभ्यास जो है किसका अवयव है? बोलिए जी। तो रिवर्णांत अभ्यास किसका अवयव है? अंग का। अंग का। रिवर्णांत अभ्यास जो है अंग का अवयव है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अंगस्य अवयवस्य या अंगावयवस्य, अंग के अवयव। तो अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य, अंग के अवयव रिवर्णांत अभ्यास के। तो अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अत भवति, माने अकारादेशो भवति। प्रत्यय परतः, प्रत्यय तो अध्याहार हो ही जाए, क्योंकि जो है अंग होता ही है प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय परे रहते ही अंग संज्ञा होती है। तो प्रत्यय परतः यहाँ पर निमित्त नहीं कहा कि किस सीधे का अंग, तो अंग जब भी कह दिया तो इसका कोई ना कोई निमित्त है जिसके कारण अंग संज्ञा हुई। इसलिए प्रत्यय परतः कह सकते हैं। प्रत्यय परतः अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अंतस्य अल स्थाने अत भवति। क्योंकि अभ्यासस्य में जो है षष्ठी है, वह कौन सा षष्ठी है? तो वहां पर जो है स्थान षष्ठी है। तो वो रिवर्णांत अभ्यास तो मृ पूरा है, मृ पूरे हैं, तो उसके स्थान पर तो अत होगा नहीं, उसके री पर करना है। जैसे रिवर्णांत अभ्यास के अंतिम अल, तो अलंत्य से परिभाषा की उपस्थिति हो गई। तो पूरा अर्थ हो गया कि अंगावयवस्य या अंगस्य अवयवस्य विवर्णांतस्य अभ्यासस्य अंतस अलस्थाने अत भवति, अर्थात अकारादेशो भवति। समझ में आया जी? भाई जी समझ में आया?
सही। मृ मृज अ है तो अ को मान के मृ मृज की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंग के अवयव मृ जो है वह रिवर्णांत है, और वह रिवर्ण अंत है, और वो अभ्यासस्य का विशेषण है। इसलिए री का रिवर्णांत ऐसा हो गया। तो रिवर्णांत अभ्यासस्य अंतस्य रसाने अकारादेश भवति। तो री के स्थान पर अकारादेश हुआ। तो आपने उरन रपरह पढ़ा है, उरन रपरह परिभाषा यहाँ पर लगी कि रिवर्ण के स्थान में जब भी अण होगा तो वो रपर सन्नेव प्रयुक्त है, रपरे वाला ही प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर रिवार जब री के स्थान पर मृ के री के स्थान पर जब यहाँ पर आदेश कर रहा है अण का आदेश, अण आदेश है कि मैंने अत अण है, अण अ ई उ, तो अ है अण, मैंने अत मैंने अत जो है अण है, अकार जो है अण है, इसलिए वह र परे वाला ही प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर अर सहित प्रयुक्त आदेश होगा। तो र माने री को अर बन गया। तो म हलंत अर मृज अ मिला देंगे तो मर मृज अ, ये सूत्र हो गया, ये हो गया मर मृज अ। समझ गए जी सभी? अनंत जी समझ में आया? आगे आचार्य जी। हाँ, तो मर मृज अ, फिर हलादी से ऐसा कर दीजिए कि आदि हल से और आदि हल लोपे थे। कुछ पूछना है क्या भाई जी? समझ में नहीं आया। श्रवण करा कि मुझे समझ में नहीं आया तो ध्यान उन्होंने दिया। मृ मृज अ इतना समझ में आ गया है? मृ मृज अ इतना समझ में आ गया है? पहले मृज था, मृज धातु से जो है यंग प्रत्यय किया, धातु रेखा चौलादे किया, सम्यार यंग से यंग किया, फिर जो है संयंगों से जो द्विवचन किया तो मृज मृज अ हुआ, और हलादी शेष से फिर मृ मृज अ हो गया। मृ मृज था तो मृ मृज अ हो गया, यंग है ना जी, मृ मृज अ। हाँ जी, उतना समझ में आया? हाँ, तो मृ मृज अ, मृ मृज अ ये है। तो मृ मृज अ है, इस स्थिति में उरत सूत्र लगा, माने अ को मान करके मृ मृज की अंग संज्ञा है, मृ मृज इसकी अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में उरत, उरत कहता है कि अंग के अवयव अभ्यास माने रिवर्णांत ऊ जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है री का, जैसे पितृ शब्द है, कर्तृ शब्द है, तो पितृ का षष्ठी एक वचन क्या होता है? पितृ का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा पितृ का? तो ऐसे ही री का षष्ठी में एक वचन क्या बनेगा? ओहो सॉरी आचार्य जी। हाँ जी, अभी दोबारा कर रहे हैं हलादि शेषण जी, दोबारा भी करेंगे, पीछे समझा रहे हैं उसको पहले, वो नहीं समझ में आया श्रवण जी को। तो मृज 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 अ था, पूर्वभ्यास हलादि से ऐसा करके मृ मृज अ हुआ कि नहीं? हाँ जी। अब इसमें अभी मर में अब जो है वही समझा रहा हूँ। उरत जो है यहाँ पर अ को मान करके मृ मृज की जो अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में उरत लगा। उरत कहता है कि वो जो है विशेषण है री का षष्ठी है, और अभ्यास अत्र लोपोभ्यास से अभ्यास की अनुमति आ रही है, तो अभ्यास से विशेष है री विशेषण है, इसलिए तदंत विधि रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य, ये अर्थ हो गया कि अंगस्य अवयवस्य रिवर्णांतस्य अभ्यासस्य अत भवति, अकारादेशो भवति। तो यहाँ पर मृ अभ्यास जो है मृ मृज अ है, तो मृ जो पूर्व वाला जो मृ अभ्यास है, पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा पूर्व अभ्यास, तो पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा है तो वो
मृ का जो री है, अंतिम अल जो री है, उसके स्थान पर अकार हुआ। तो जब अकार हुआ तो आपने परिभाषा उरन रप रह पढ़ा है, बार बार मैंने पढ़ाया है कि ऊह अन रप रह, रिवर्ण के स्थान में जो अन आदेश होगा वह र परे वाला होगा। तो ये मर तो यहाँ पर जो री के स्थान पर जब अकार आदेश हुआ तो केवल अकार ही नहीं होगा, क्योंकि रिवर्ण के स्थान पर अकार हुआ तो अकार अण है। अण कहते हैं अ ई उ, इस 3 वर्ण का नाम यहाँ पर अण है। पूर्व वर्ण जो लिया गया, पर वाले अण नहीं, पूर्व वाले अण। तो अ रिवर्ण के स्थान में सपोज दैट ईकार आदेश हुआ तो इर होगा, उकार आदेश हुआ तो उर होगा, अकार आदेश हुआ तो अर होगा, आकार आदेश हुआ तो आर होगा। तो यहाँ पर रिवर्ण के स्थान में जब उरत अत अकार आदेश, अत माने अकार आदेश कर रहा है तो री के स्थान पर केवल अकार न होकर के अर रकार सहित अकार होगा, तो हो जाएगा मर। अभी मैं रुकिए वासुदेवन जी, अभी रुकिए, इनसे मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया कि नहीं। समझ में आया जी आपको? हाँ, री के उसको उरन रपर क्या करता है? उरन रपर कहता है रिवर्ण स्थाने अण रपर सन्नेव प्रयुज्यते, र परे वाला होता ही प्रयुक्त होता है। र पर र परो यस्मा स्वयं रपरा, तो यहाँ पर र परे है जिससे अर्थात अर, तो ये अर मैंने रिवर्ण के स्थान में अर आदेश हो गया, री के स्थान पर अर आदेश हो गया अंतिम। तो फिर अर हुआ तो म और अर मर बन गया कि नहीं? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ, आप उसको फिर समझा दीजिएगा, फिर बाद में नहीं समझ में आएगा तो। वैसे श्रवण जी समझ में आ गया? हाँ, तो मर हो गया, मर मृज अ। अब बोली वासुदेवन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार हम हलादिशेष से हाँ जी मृज में कर दिया है जी, मृज जी। फिर अभ्यास होने पर फिर दोबारा करना पड़ता है। हाँ, तो फिर तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि जो मर जो है ना, मर र फिर उसको हाँ है उसको भी हटाना पड़ा जी। हलादी से अभ्यास में हमेशा हलादि शेष रहेगा। हाँ, एक ही बचेगा। हाँ, मैंने आदि हल शेष रहेगा, अनादि हल लुप्त हो जाएगा। हाँ। तो र हट गया और म रह गया, हलादि शेष। तो म मृज्य अ, क्या जी? म मृज ने मृज्य, अभी य का लोप कहाँ किए? अभी य का लोप तो किए नहीं है जी। तो म मृज्य अ हुआ ना, य भी सुनाई देना चाहिए, म मृज्य अ। समझ में आया? ये सुनाई देना चाहिए। अब इस स्थिति में ये अभ्यास कार्य ही है, अ को मान करके म मृज की अंग संज्ञा है, अ को मान करके अस्मात् प्रत्यय विधिकार प्रत्यंगम, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में री ग्रीद उपधस्य च, ये 7-4-90 सूत्र है, निकालिए। 7-4-90 री ग्रीद उपधस्य च, निकालिए। री ग्रीद उपधस्य च 7-4-90 मिल गया, सभी निकाल लिए जी। री ग्रीद उपधस्य च, निकाल लिया। निकाल लिए जी। अब जो है पदच्छेद विभक्ति करते हैं। रीख, रीख ककारांत पुंलिंग रीक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। और ऋदु अजय आचार्य जी क्या है रीख का खा वाला का खा क हलंत
का हलंत, ओके, रीक। हाँ, क को ग हो गया है तो रीक बन गया, उसमें एक साथ कर दिए तो उसे रीक है। तो ककारांत पुंलिंग रीक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जी समझ गए? जी। आगे है रीदुपधस्य, अकारांत पुंलिंग रीदुपध शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। रीदुपध शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, च अव्यय पद है। पद से समझ में आ गया जी? हाँ, रीदुपध। ये री है ना आचार्य जी, इसका पहला वर्ड? ये पहला वर्ड री है ना? र वाला र में दीर्घिकार रीक। नहीं, वो तो समझ में आ गया, रीक। हाँ, और आगे जो रीदु जो दूसरा वर्ड बताया आपने, दूसरा। हाँ जी, आगे रीदुपद है, वहाँ पर री है, वो री तो स्वर वाला री है। हाँ, वही। हाँ, तो रीदुपद माने अकारांत पुंलिंग रीदुपद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब इसमें समास है, ऋकार उपधायस्य तत् ऋदुपधम। ऋकार उपधायस्य तत् ऋदुपधम। ऋकार उपधायस्य तत् ऋदुपधम माने ऋकार उपधा, जिसका उपधा ऋकार है, जिसका उपधा ऋकार उपधा है, जिसका माने जिसका उपधा, जिसकी उपधा ऋकार है उसको कहेंगे ऋदुपद। ऋदुपध उसको क्या कहेंगे जी? ऋदुपध। जिसका उपधा जो है इकार है उसको क्या कहेंगे? ऋदुपध। ये हुआ, जिसका उपधा इकार है उसको क्या कहेंगे? ऋदुपध। तो यहाँ पर जो है मृज जो है, मृज जो धातु है, तो मृज में माने ऋकार किसका उपधा है? किसका उपधा ऋकार है यहाँ पर मृज में? हाँ जी, बोलिए जी। मृ माने मृज, मृज्य अ, मृज्य अ जो है, इस स्थिति में मृज्य अ, इस स्थिति में आप बताइए किसका उपधा ऋकार है? अंग का आचार्य जी, माँ प्लस मृज्य जो अंग हुआ उसका। हाँ, यकार का उपधा है। नहीं, या तो इसको ऐसा कीजिए, पहले आप जो है मृज्य अ है ना, मृज्य है, इस स्थिति में मृज्य अ है, मृज्य अ, तो मृज्य है। अब इसके आगे जो है नंदी ग्रही पचा दिव्यो लिन्य च, क्या है जी? जैसे लोल व की सिद्धि में किए थे ना जी, जैसे आचार्य जी, हाँ, वो यंग लुक हो जाता है, फिर वो करने से मृज में वो ऋकार उपधा बनता है। महामृज में, हाँ, महामृज्य नहीं, महामृज्य प्लस आकार। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, य कहाँ गया? ये तो यंग लुक या का लोप करेंगे तभी तो र उपधा आकार उपधा बनेगा आचार्य जी। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर पहले तो यंग था तो मृज्य अ हो गया था,
क्योंकि यंग का लुक तो हो गया। अभी यंग का लुक किए कहाँ किया हूँ मैं अभी? पहले करना था। अभी मैंने यंग का लुक किया नहीं है। मैंने मृज अ जो है, ये जो स्थिति है इसमें पूर्वोभ्यास हलादि से था, फिर हो गया मृज अ हुआ, फिर जो है यहाँ पर अंग के अवयव जो है ऋकारांत अभ्यास के अंतिम अल के स्थान पर जो है आकार हुआ उरप से, तो मर मृज अ हुआ, पूर्वोभ्यास हलादि से हुआ, फिर म मृज अ हुआ, म मृज अ हुआ। अब ये तो म मृज अ हुआ जो, तो यहाँ पर जो है मैंने म मृज अ, तो म मृज अ इस स्थिति में इस स्थिति में जो है यस्मात् प्रत्यय विधि से प्रत्यंगम से जो अंग संज्ञा किया, और अंग संज्ञा होने से यहाँ पर ऋग्रीदुपधस्य, क्या जी? ऋग्रीदुपधस्य। तो ऋग्रीदुपध मतलब ऋदुपध, तो मैं बता रहा था कि ऋकार उपधा में है, ऋकार उपधा है जिसके, तो किसके उपधा ऋकार है? मृज जो है, मृज के जा के मैंने मृज जो धातु है, मृज जो धातु है उसका उपधा ऋकार है कि नहीं? हाँ। मृज धातु जो है उसका उपधा ऋकार है। तो जिसका हमने समास अभी जो किया था वो समास ये हमने बताया था आपको कि ऋकार उपधा यस्य तत् ऋदुपधम, तो ऋदुपधम कौन हो गया? ऋकार उपधा है जिसका, तो ऋदुपध कौन हो गया? ऋदुपध मृज हो गया ना जी? आचार्य जी, हाँ, ये जो सूत्र है ऋग्रुदुपदस्य च, ये अंग के अधिकार में पड़ा है, तो अंग के उपधा ऋकार करके अर्थ लेना पड़ेगा क्या? अंग के उपधा तो हो, अंग का ही उपधा देखना है। जी जी, अंग का ही उपधा देखना है, तो अंग का उपधा देखना है, तो इसको यदि ये करने के लिए अब जो है यकार का लोप पहले करना पड़ेगा। यकार का लोप पहले करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अंग का उपधा जो है वो जो है मृज अ जो है, तो यदि हम यकार का लोप पहले यदि नहीं करते हैं तो अ को मान करके यदि अंग संज्ञा कर देते हैं, अ को मान कर यदि अंग संज्ञा कर देते हैं, तब तो फिर उपधा में ज मिल जाएगा, ऋकार नहीं मिलेगा ना जी? तब तो उपधा में ज मिल जाएगा, ज मिलेगा, ज मिलेगा। इसीलिए उसको जो है मतलब जो है कि पहले यंग का लोप कर दे तो अच्छा है। तो यहाँ पर म मृज अ जो है, तो म मृज हो गया, मिला दीजिए चिन्ह जम, तो म मृज की जो है सनाद्यंत धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से क्या हो गया? नंदी धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचादिभ्यो लिन्य च, पचादिगण में मान करके जो है पचादिभ्य धातु में पर अस्यात्, तो म मृज अ, म मृज अ ये हो गया। अब यहाँ पर यंगोची च कि यंग आजादी प्रत्यय के प्रत्यय यंग का लुक होता, तो लुक हो गया, तो म मृज अ, अब ये स्थिति हो गया नहीं जी? म मृज अब यकार का लोप हो गया, अब यकार का लोप हो गया, तो म मृज अ हो गया जी। इस अ को अंग संज्ञा मानेंगे। हाँ जी, अब अंग संज्ञा मानेंगे तो रकार उपधा होगा, उपधा हो जाएगा। तो यहाँ पर म मृज अ, तो यहाँ पर अ को मान करके अच जो प्रत्यय है उसको मान करके म मृज की अंग संज्ञा कर दिया, और अंग संज्ञा होने से ये ऋग रूप धस कहेगा ऋकार उपधा में है जिसके, माने यस अंगस्य उपधा ऋकार अस्ति, जिस अंग का उपधा जो है ऋकार है, जिस अंग का अवयव उपधा ऋकार है, तो उपधा तो अवयव ही है ना जी उसका,
अंग का, तो उसको कहेंगे, उस अंग को कहेंगे ऋदुपद। ऋकार उपधा यस्य तत् ऋदुपदम, माने ऋकार उपधा में है, उपधा है जिसके, जिस अंग के, अंग का लेना है। तो यहाँ पर म मृज अ, तो म मृज जो अंग है उस अंग के अवयव जो है उपधा ऋकार है। तो ये म मृज ये पूरा समुदाय हो गया ऋदुपद। आचार्य जी, हाँ, आप यानी इसको लुप्त नहीं करते हैं, हाँ, तो भी ये उपदा बनेगा, क्योंकि अनुवृत्ति में यंग लुको हो भी आती है। हाँ, उससे ऋकार उपदस्य अंगस्य यो अभ्यासस्य ऋगागमो भवति यंगी यंग लुकी च परतः। ठीक है। अभी मैं तो अभी पूर्णार्थ ही बताया ही नहीं अभी मैं आपको, अभी अनुवृत्ति इत्यादि ला करके, अभी तो यंग या यंग लुक के परिणत करता है, वो तो ठीक है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर यंग का लुक आप नहीं करते हैं, यंग का लुक आप यदि यहाँ नहीं करते हैं, तो म मृज्य अ जो था वो यंग का जो अ है, अब वो जो है वो यंग है, उस यंग के परे रहते अब मृज्य जो है, क्योंकि हमने एक अच किसको कहा था जी, एक अच यस्मिन, एक अच है जिस समुदाय में, उसको ले लिया था। तो मृज्य मृज्य अ किया था, या तो मृज मृज अ कहेंगे तब मृज मृज य, माने य सहित यदि आप द्विवचन नहीं करेंगे तब तो ठीक है। परंतु यहाँ पर हमने जो आपको जैसे लोन व की सिद्धि में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब एकाच समुदाय कहेंगे, एकाच द्वे प्रथमस्य अजादि द्वितीय, तो एकाच का मतलब क्या हुआ, एक अच है जिसमें, है ना जी, एक अच यस्मिन। तो यहाँ पर मृज मृज माने मृज य में एक अच किसमें है, कितने का नाम है, एक अच है, तो मृज्य का नाम है ना एक अच, माने य सहित तक हम ले रहे हैं, तो उसको तो मृज्य मृज्य द्विवचन हो गया, फिर अ है, तो यहाँ पर मृज्य मृज्य अ, तो अ यंग है, ठीक है। उसको मान करके जब अंग संज्ञा हुआ तो यहाँ पर मृज्य अ है, तो यहाँ पर उपधा में ऋकार कहाँ मिला, ये मृज्य अ जो है, तो मृज्य में अंतिम वर्ण क्या है, यह है ना जी, यह है। उसके पूर्व में क्या है, ज है, तो उपधा कहाँ मिला, अरे लोप करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, करना पड़ेगा। आप मैंने प्रथमावृत्ति में इससे विपरीत दिया हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे विपरीत दिया, परंतु वो ठीक मुझे नहीं लग रहा। ये वो ठीक तभी होगा जब मृज मृज का द्विवचन करेंगे, य सहित का द्विवचन नहीं करेंगे, तब तो आप उसको लोप कीजिए या नहीं कीजिए, तब तो मृज मृज य था, फिर पूर्वाभ्यास हलादि से फिर मृज य हो गया, फिर भी जो है अंग संज्ञा करके जो है य को मान करके अंग संज्ञा है यंग का, और फिर जो है यहाँ पर उरत लग गया, उरन रप हो गया, तो फिर हलादी से हो गया, तो म मृज य हो गया। अब इस म मृज य में य को मान करके म मृज की अंग संज्ञा है, और म मृज की अंग संज्ञा होकर के तो अब जो है बिना यंग लोप किए ही ऋकार माने यंग या यंगलुक परे कहता है, दोनों ही कहेगा। तो यंग परे रहते, यंगलुक नहीं है यहाँ पर, यंग परे रहते जो है यहाँ पर क्या हो गया, माने यंग परे रहते यहाँ पर ऋदुपद जो है म मृज, ये ऋदुपद पूरे हो गया, ऋकार यहाँ पर फिर ऋकार उपधा में मिलेगा, तो उस पूरे का नाम ऋदुपद हो जाएगा म मृज, उसको फिर जो ऋक आगम हो जाएगा तो मरी मृज बन जाएगा, मृज य बनेगा, फिर मरी मृज्य जो है इसकी जो सनातन धातु संज्ञा होगी, फिर जो है नंदीगढ़ से अच आएगा, फिर जो है वहां पर जो है यंगोची से फिर यंग का लोप होगा, और फिर जो है यंग का लोप होकर के फिर मरी मृज बनेगा, ऐसा है। तो जब आप मृज्य मृज्य नहीं करते हैं, तब मृज्य मृज्य नहीं करते हैं
तब मृज मृज करते हैं तब उस तरीके से होगा। परंतु हमने आपको लोलुबा की सिद्धि में बताया था कि एकाच किसका नाम है, जब तक दूसरा अच न आ जाए तब तक पूरे का नाम हो जाएगा एकाच ना जी, कि नहीं होगा? जब तक दूसरा अच न आ जाए तब तक का नाम है एकाच। मृज्य भी एकाच है, तो मृज्य एकाच है कि नहीं? तो जब मृज्य मृज्य ये हो गया, आप फिर बोलेंगे कि अ तो है यंग है कि नहीं? अ तो यंग है ही। यदि एक देश में विकार पैदा हो जाए तो क्या वह कुत्ता का यदि पूंछ काट दिए तो क्या वह कुत्ता नहीं कहलाएगा? यदि य को आपने हटा भी दिया इधर तो अ भी तो यंग ही है ना जी, कि नहीं है? तो इसीलिए वहां पर जब आप मृज्य मृज्य अ करेंगे तो ओ अ यंग है, उसको मान करके मृज्य मृज्य की अंग संज्ञा होने से मैंने वो सब जो एक हलादी से इत्यादि जितने भी कहा था वो सब करने के बाद जो है म मृज्य अ जो है तो इसमें री ग्रुप री, जब तक आप यंग लुक नहीं करेंगे तब तक री ग्रीद उपधा से नहीं लगेगा इस स्थिति में, क्योंकि उपधा में रिकार न मिल करके उपधा में जकार मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मन स्थिति को लिख करके देखिए ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अंतिम वर्ण है मृज्य में य, उससे पूर्व है ज, तो वो उपधा हो गया ना, तो इसलिए उपधा में रिकार नहीं मिला ना। और जब यंग लुक कर दिए मैंने यंगोची जैसे यंग का लुक कर दिए तब अब मिल गया उपधा में रिकार, मिला कि नहीं मिला? क्योंकि अब तो मृज है, तो मृज में जकार से पूर्व री है तो उपधा मिल गया। इसीलिए यंग लुक पहले कर दीजिए। ये तो ये री ग्रुप दस ये तो नहीं करा कि केवल यंग ही परे हो तब हो, तो यंग लुक के परे रहते भी करता है ना जी, तो यहाँ पर यंग लुक के परे हो जाएगा, यंग लुक परे रहते हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, तो यंग लुक परे रहते हो जाएगा, इसलिए पहले यंग लुक कर दीजिए। और अब जो है म मृज जो है ये ऋदुपथ हो गया, पूरा समुदाय ऋदुपद हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया जी? अब जो है अनुवृत्ति जो है बहुवी समास है, अनुवृत्ति जो आ रही है गुणों यंग लुकों से यंग लुकों की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? गुणों यंग लुकों से यंग लुकों की अनुवृत्ति आ रही है। तो यंग लुकों की का क्या अर्थ है जी? यंग लुकों में जो हमने आपको जो समझाया था वो क्या समझाया था, याद है? यंग लुकों में जो मैंने यंग लुकों में हमने जो आपको जो समझाया था वो क्या समझाया था? क्या समास है यंग लुकों में? कितने नंबर सूत्र है ये 82 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था? यंग च लुक च इति यंग लुको। यहाँ पर यंग लुक यंग लुको में नहीं बोला, बताया था। क्या बताया था? यंग च लुक च इति यंग लुको। षष्ठी समास न होकर के यहाँ पर कौन सा समास है? इतरेतर योग द्वंद है। हाँ, तो यहाँ पर षष्ठी समास न मान करके इतरेतर योग द्वंद मानेंगे। तो इतरेतर योग द्वंद मानने से लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि इसका दो अर्थ निकल गया है। एक निकला कि यंग लुकी परता, दूसरा हो गया यंगी परता। माने यंग लुको जो है गुणों यंग लुको जो है तो यंग लुक इसी से दोनों अर्थ निकलता है, यंग परे रहते या यंग लुक परे रहते। लुक माने प्रत्याशक्ति न्याय से लुक का संबंध किसके साथ है? यंग के साथ है। इसलिए लुक किसका लेना है? यंग का ही लेना है। तो यंग परे रहते और लुक परे रहते। लुक किसका लुक? तो यंग लुक परे रहते। ये यंग लुक से ही ये दोनों अर्थ निकला। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो गुणों माने यंग लुकों की अनुवृत्ति आ रही है और अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया यंगी परतः यंगी लुकी च परतः, या माने यंग लुकी च परतः, माने यंगी परतः यंग लुकी च परतः। सप्तमी पहले ले आएंगे। तो यंगी परतः यंग लुकी च परतः ऋदुपधस्य अंगस्य माने रिकारोपद माने ऋदुप माने रित माने हुआ रिकार, रित माने तकार है तो रिकार सत्काल से, तो रिकारोपद ऋदुपद कहिए ऋदुपधस्य अंगस्य
या ऋकारोपधस्य अंगस्य, ये अर्थ हो गया। तो ऋकारोपधस्य मन ऋदुपध मन ऋकारोपधस्य या ऋदुपधस अंग है पूरा म मृज। ऋदुपध अंग क्या है जी? ऋदुपद मन ऋदुपध अंग क्या है? म मृज। तो म मृज जो ऋदुपध अंग है, ऋकारोपध अंग है, तो ऋकारोपध जो अंग है उस ऋकारोपध अंग का अभ्यास अवयव है कि नहीं? ऋदुपध जो अंग है म मृज, उसका पूरे समुदाय का जो म है क्या है? अभ्यास है कि नहीं? वो अवयव है कि नहीं? अभ्यास है, अवयव है। तो क्या अर्थ करेंगे? ऋकारोपधस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अंतावयव रीक आगमो भवति। माने अभ्यास को रीक आगम होता है। तो अभ्यास को म जो अभ्यास है उसको किसको कहाँ रीक आगम हो? म से पहले हो कि म के बाद में हो? तो ये जो है, ये जो परिभाषा है आद्यंतौ टकितौ, हमने जो पीछे पढ़ाया था कि तित कितौ या सुक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंतावयवोस्त। तित और कित जिसके स्थान पर कहा है क्रम से उसका तित होगा उसका आदि अवयव हो जाएगा और कित उसका अंतावयव हो जाएगा। तो म जो है, म को ऋक कहा है, म के स्थान पर ऋक आगम कहा है। तो अब जो है कित है ये, इसलिए म का अंतावयव बन गया। तो म ऋक हो गया, म ऋक मृज अ। समझ में आया सभी को? माने इसका ऋग रूप धस्य ऋग्रीद उपधस्य जो है इसका अर्थ भी समझ में आ गया। बहुत ही सरल है। यंग लुको की अनुमति आ रही है, इसलिए यंग का लुको का दो अर्थ है, यंगी पड़ता यंग लुकी च पड़ता। ऋदुपधस्य अंगस्य माने ऋदुपधस्य अंगस्य अर्थात ऋकारोपधस्य अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अंतावयव रीक भवति, अंतावयव रीक आगमो भवति। तो यहाँ पर जो है यंग लुक परे है, यहाँ पर क्या है जी? यंग लुक परे है। यंग लुक बाद में है कि नहीं? म मृज य जो है तो यंग लुक है कि नहीं? यंग का लुक हो गया तो यंग लुक है ही। तो यंग लुक परे रहते यहाँ पर जो है अंग के अवयव यंग लुक परे है, और वो यंग लुक परे रहते जो म मृज जो अंग है उसके अवयव जो अभ्यास म है उसको का अंत अवयव रीक हो गया। तो म रीक मृज अ। अब अनुबंध लोप क की हलंतम संज्ञा तो हो जाएगा री म री मृज अ। अब मरी मृज मिला दीजिए तो मरी मृज सु ले आएंगे तो मरी मृज बन जाएगा। पूर्ववत प्रागपत्ति कर देंगे तो मरी मृज बन जाएगा। तो ये मरी मृज का अर्थ हुआ बार बार पवित्र करने वाला, शोधन करने वाला। समझे? बार बार शोधन करने वाला मरी मृजा। ऐसे जो है सरीसृप बार बार सरकने वाला, तो बार बार सरकता कौन है? सर्प इत्यादि सरकता है, सांप इत्यादि सरकता है। तो त्रिप्लरी गतौ से बनेगा सरीसृप। किससे बनेगा जी? त्रिप्लरी गतौ से सरीसृप बनेगा, बार बार सरकने वाला। तो त्रिप्लरी में कोई भी से बस भ्वादिगण की धातु है, अनुदात्त धातु है, इसलिए अनिट है और उदात्त होने से परस्मैपदी है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो मरी मृज सरीसृप। इसमें कोई शंका है भाई जी आपको? आचार्य धातु एक बार फिर से बता दीजिए। तो सरीसृप है त्रिप्लरी गतौ।
सृप्लरी गतौ, सृप्लरी माने गति अर्थ में है, सृप्लरी अनुबंध लोप करके सृप बचेगा, लरी की जो है उपदेशन से संज्ञा हो जाएगी, फिर सृप बचेगा। और सृप से जो है धातु संज्ञा करके धातु रेखा क्रिया समयालिंग से यंग कर देंगे, और फिर जो है सृप यह हुआ अनुबंध लोप होकर के फिर जो है सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर दिए, फिर धातु संयंगों से द्विवचन कर दिया, तो सृप्य अ हुआ, पूर्वभ्यास हलादि से ऐसा कर दीजिए, माने पहले अंग संज्ञा कीजिए, अ को मान करके सृप्य की अंग संज्ञा अस्मात् प्रत्यय विधेय से प्रत्यंगम और अंगासिक अधिकार में पूर्वभ्यास हलादि से सा, तो फिर श्री सृप्य अ हुआ। अब इस स्थिति में जो है यंगोची च जो है लगा दीजिए, सॉरी यंगोची च बोलता हूँ, यहाँ पर सृप्य अ की जो है सृप एक साथ सृप्य कर दीजिए, श्री सृप्य कर दीजिए, श्री सृप्य किए, या उससे पहले जो है यहाँ पर अंग संज्ञा के अधिकार में ही जो है अ को अंग संज्ञा के अधिकार में ही जो है उरत कर दीजिए, उरत करके उरंदप्र, फिर जो है सर सृप्य अ पूर्वभ्यास आदि से सृप्य अ, फिर सृप्य बन गया, सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा होने से नंदी ग्रह धातु के अधिकार में नंदी ग्रह पचाद्यभ्यो लिने च से जो अच हो गया, इसके पश्चात जो है यंगोचित से यंग का लुक कर दीजिए, फिर सृप अ हुआ। अब इसके पश्चात जो है अ को मान करके सृप की अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में जो है री गृद उपधा से जो है इससे जो है अंग के अवयव अभ्यास के अंतावयव री का आगम होता है, तो इसलिए सरीक अनुबंध लोप हुआ, सरी सृप और सरी सृप सु ला करके सरी सृपा बन जाएगा। आनंद जी समझ में आ गया? जी आ गया सर। अब जो है हम न धातु लोप आर्धातु की सिद्धि हो गई है, न धातु लोप आर्धातु की सिद्धि हो गई ना जी, इतना ही था ना? जी इतना ही था। अब जो है आगे कंगति च की सिद्धि होगी। कंगति च का अर्थ मैंने बता दिया हुआ है, फिर जो है एक बार वैसे ही रिपीट कर दूंगा, देख के आप लोग आ जाइएगा कंगति च का अर्थ। अब समय भी हो गया है, तो कल इस पर हम चर्चा करेंगे, रविवार को करेंगे। ओहो सॉरी, हाँ रविवार को करेंगे। और उनसे पूछ लीजिए, वो स्वाति जी से पूछ लीजिए और वसुधा जी से पूछ लीजिए। वसुधा जी तो कल भी नहीं जुड़ी थी, वसुधा बहन जी। जी मैंने मेल तो कर दिया है। अच्छा मेल कर दिए, तो दोनों से पूछ लीजिए कि कोई परेशानी है कि किस लिए नहीं जुड़ी। आज की दुकान में कहीं लग गया, आज तक ठंड बड़ी पड़ रही है। हाँ तो इसलिए जो है ना, क्योंकि भाई चिंता तो होनी चाहिए ना, जब विद्यार्थी है तो चिंता होगा ही। वहाँ पर भी बहुत ठंड पड़ रही है आजकल, वो टेक्सास साइड में बर्फ पड़ी है वहाँ पर भी। तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। मंत्र पाठ करें? हाँ जी करेंगे जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते आचार्य।